Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 2 लेखन कला और शहरी जीवन of 11th class history. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। इसका आंसर देख लेते हैं। शहरीकरण तभी संभव हो सकता है जब खेती से इतनी उपजें होती हैं। ठीक है, शहरीकरण तभी संभव हो सकता है जब खेती से इतनी उपजें होती हो कि वह शहर में रहने वाले लोगों का भी पेट भरने में समर्थ हो सके। ठीक है, शहर में लोग घनी बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, शहर में लोग घनी बस्तियों में रहते हैं, अतः जहाँ शहर का विकास होता है वहाँ की जमीन का प्राकृतिक रूप से उपजाऊ होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसी ज़मीन ही अधिक से अधिक लोगों को खाद्यान्न प्रदान करने में समर्थ हो सकती है। ठीक है, लेकिन केवल प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही शहरीकरण के कारण कदापि नहीं हो सकते हैं। ठीक है, शहरीकरण के अन्य कारक भी जैसे उद्योगों का विकास, उन्नत व्यापार, लेखन कला का विकास, श्रम विभाजन और कुशल परिवहन व्यवस्था आदि। ठीक है, इन कारकों ने भी शहरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इन कारकों ने भी शहरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन काल में उद्योगों का विकास शहरीकरण की एक अति आवश्यक शर्त थी। ठीक है, उद्योग मात्र शहरों में रहने वाले लोगों को विभिन्न आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करते, अपितु विभिन्न प्रकार के मजदूरों एवं कारीगरों को आजीविका के साधन भी उपलब्ध कराते हैं। वास्तव में नगर जीवन और लोगों को एक स्थान पर बसना तभी संभव है जब विशाल संख्या में लोग अलग अलग गैर खाद्यान्न उत्पादक कार्यों में लगे हों। ठीक है, उन्नत व्यापार शहरीकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। व्यापार के द्वारा ही नगरों में बनने वाला माल ग्रामों में पहुंचता है और ग्रामों से कच्चा माल तथा खाद्यान्न शहरों में पहुंचता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया में अच्छी लकड़ी, तांबा, रंगा, सोना, चांदी, विभिन्न प्रकार के पत्थर आदि तुर्की ईरान से आयात करते थे। इसके स्थान पर मेसोपोटामिया में कपड़ा तथा कृषि संबंधी उत्पाद अन्य देशों को निर्यात किए जाते थे। ठीक है, शहरी विकास के लिए लेखन कला की अहम भूमिका रही है। ठीक है, शहरी विकास के लिए लेखन कला की अहम भूमिका रही है। इसका कारण यह है कि हिसाब किताब की व्यवस्था के बिना व्यापार की किसी प्रकार की प्रगति संभव नहीं है। ठीक है, निसंदेह लेखन कला के विकास ने मेसोपोटामिया में नगरों के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेखन कला के साथ साथ शहरीकरण के लिए सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था भी अति आवश्यक है। ठीक है, व्यापार की प्रगति के लिए शांति और सुरक्षा की स्थापना कुशल प्रशासन द्वारा ही संभव है। ठीक है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कांस्य युग में जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है, कांस्य युग में जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के उत्पादक मुख्य रूप से शासक वर्ग और मंदिरों पर निर्भर होते हैं। प्रशासक वर्ग केवल कानून
केवल कानून और व्यवस्था का संचालन ही नहीं करते थे, अपितु श्रम विभाजन को भी नियंत्रित करते थे। ठीक है, निसंदेह श्रम विभाजन ने ही शहरीकरण की गति को बल दिया है। ठीक है, निसंदेह श्रम विभाजन ने ही शहरीकरण की गति को बल दिया। नगरीय जीवन और लोगों का एक स्थान पर बसना तभी संभव हो पाता जब अनेक लोग विभिन्न गैर खाद्यान्न उत्पादक रोजगारों, उदाहरण के लिए धातु कर्म, मोहर, नक्काशी, प्रशासन, मंदिर सेवा आदि में लगे हुए हो। ऐसी स्थिति में शहरी व्यवस्था में सामाजिक संगठन का होना नितांत आवश्यक है। इसका कारण यह है कि शहर के निर्माताओं को अपने अपने उद्योग के लिए विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें केवल किसी एक स्थान से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जिन्हें केवल किसी एक स्थान से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार एक ही व्यक्ति सभी प्रकार की, ठीक है, एक ही व्यक्ति सभी प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में कुशल नहीं हो सकता। यही कारण है कि औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास में श्रम विभाजन का पालन अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, कुशल परिवहन व्यवस्था में शहरीकरण के लिए अति आवश्यक होती है। परिवहन व्यवस्था अच्छी होने पर, ठीक है, परिवहन व्यवस्था अच्छी होने पर ग्रामों से पर्याप्त मात्रा में अनाज शहरों में भेजा जा सकता है और शहरों में तैयार वस्तुओं को ग्रामों तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, मेसोपोटामिया की नहरें तथा प्राकृतिक जल संसाधन छोटी बड़ी बस्तियों के बीच परिवहन के अच्छे साधन थे। यही कारण है कि उन दिनों फरात नदी व्यापार के विश्व मार्ग का कार्य करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं थी जिनकी वजह से प्रारंभ में शहरीकरण हुआ था, और निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातें शहरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। ठीक है, अत्यंत उत्पादक खेती, जल परिवहन, धातु और पत्थर की कमी, श्रम विभाजन, मुद्राओं का प्रयोग, राजाओं की सैन्य शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया। ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। कांस्यकालीन सभ्यताओं के दौरान अनेक शहरों का विकास हुआ। ठीक है, कांस्यकालीन सभ्यताओं के दौरान अनेक शहरों का विकास हुआ। वस्तुतः शहर विशाल जनसंख्या के निवास स्थान होते हैं और इसके अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक गतियां के केंद्र बिंदु भी है। यही कारण है कि शहर ग्रामों की अपेक्षा अधिक घने और बड़े क्षेत्र में बसे हुए होते हैं। ठीक है, प्रारंभिक शहरीकरण की आवश्यक दशाएं देख लेते हैं। ठीक है, प्रारंभिक शहरीकरण की आवश्यक दशाएं। अत्यंत उत्पादक खेती, निसंदेह अत्यंत उत्पादक खेती प्रारंभिक शहरीकरण की एक अत्यंत आवश्यक दशा थी। यह निर्विवाद है कि शहरीकरण तभी संभव हो सकता है। ठीक है, यह निर्विवाद है कि शहरीकरण तभी संभव हो सकता है जब खेती में इतनी उपज होती है। ठीक है, जब खेती में इतनी उपज होती है कि वह शहर में रहने वाले लोगों का पेट भरने में समर्थ हो सके। शहरों में लोग घनी बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, शहरों में लोग घनी बस्तियों में रहते हैं, अतः कहा जा सकता है कि जिस स्थान पर शहर का विकास होता है, ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि जिस स्थान पर शहर का विकास होता है उस स्थान पर जमीन का प्राकृतिक स्वरूप उपजाऊ होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया का शहर के रूप में विकास होना इसका प्रमाण है। ठीक है, जल परिवहन, जल परिवहन भी शहरीकरण के लिए अत्यंत उत्पादक खेती से कम आवश्यक नहीं थी। प्रारंभिक
काल में बोझा ढोने वाले पशुओं को पीठ पर लादकर व बैलगाड़ियों में भरकर शहरों में कृषि उत्पाद को ले जाना सरल नहीं था। इन माध्यमों से परिवहन में अत्यधिक समय लगता था। इनकी अपेक्षाकृत कालीन सभ्यताओं में जल परिवहन खाद्यान्न एवं अन्य सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का एक सस्ता एवं सुरक्षित साधन था। ठीक है, खाद्यान्न के अन्य सामान से भरी नौकाएं नदी की धारा के साथ चलती थी, परिणामतः उन पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ता था। ठीक है, प्राचीन मेसोपोटामिया की नहरें तथा प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच परिवहन के अच्छे साधनों के रूप में कार्य करती थी। यही कारण था कि जल परिवहन मेसोपोटामियम में प्रारंभिक शहरीकरण के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं धातु और पत्थर की कमी। ठीक है, धातु और पत्थर की कमी देख लेते हैं। धातु और पत्थर की कमी ने भी मेसोपोटामिया के प्रारंभिक शहरीकरण को बदल दिया है। निसंदेह उन्नत व्यापार की अवस्था शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अतिरिक्त व्यापार के द्वारा ही नगरों में बनने वाला माल ग्रामों में पहुंचता है और ग्रामों से कच्चा माल तथा खाद्य शहरों में आता है। मेसोपोटामियम खाद्य संसाधनों की दृष्टि से संपन्न थी, किंतु वहाँ खनिज पदार्थ की कमी थी। ठीक है, किंतु वहाँ पे खनिज पदार्थों की कमी थी। दक्षिण मेसोपोटामिया के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण आदि बनाने के लिए अच्छे पत्थरों तथा गाड़ियों के पहिए अथवा नावें बनाने के लिए अच्छी लकड़ी का अभाव था। इसी तरह औजार, बर्तन तथा आभूषण बनाने के लिए अच्छी धातु भी उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, अच्छी धातु भी उपलब्ध नहीं थी, अतः ये वस्तुएं व्यापार के द्वारा ही प्राप्त की जाती थी। इसके साथ ही मेसोपोटामिया के कपड़ा और कर से संबंधित उत्पाद को अन्य देशों के लिए निर्यात किए जाते थे। मेसोपोटामिया में अच्छी लकड़ी, तांबा, रंगा, सोना, चांदी, चौंपी, विभिन्न प्रकार के पत्थर आदि तुर्की, ईरान तथा खाड़ी के अन्य देशों से आयात किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे? यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे? इसका आंसर देखते हैं। मेसोपोटामिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि इसके पश्चिमी मरुस्थल से यायावर समूह के कई झूठ इसके उपजाऊ एवं संपन्न मुख्य भूमि प्रदेशों में आते रहते थे। ये पशुचारक गर्मी के मौसम में अपनी भेड़ बकरियों को इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में ले जाते थे। ठीक है, बोए हुए खेतों में ले जाते थे। अनेक बार ये यायावर समूह गडरियों, फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में इस उपजाऊ प्रदेश में आते थे और स्थायी रूप से इसे ही अपना निवास स्थान बना लेते थे। एक खानाबदोश अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और अमीनियन जाति के लोग ही थे। ठीक है, पशुचारक अपने पशुओं तथा उनके उत्पादों जैसे पनीर, चमड़ा, मांस आदि के बदले अनाज और धातु के औजार आदि लेते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भूमि का उपजाऊ बनाती थी। ठीक है,
बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भूमि को उपजाऊ बनाती थी। इसलिए यह खाद किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। ठीक है, किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। किंतु यदा कदा किसानों और पशुचारकों अथवा गडरियों के बीच झगड़े भी हो जाते थे। ठीक है, किंतु यदा कदा किसानों और पशुचारकों अथवा गडरियों के बीच झगड़े भी हो जाते थे। प्राय ऐसा होता था कि पशुचारक अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों के बीच से निकाल कर ले जाते थे। परिणामतः किसानों की फसल को हानि पहुंचती थी, यहाँ तक कि कई बार खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो जाती थी। ठीक है, मारी के अभिलेखों से जाहिर होता है। ठीक है, मारी के अभिलेखों से जाहिर होता है कि सिंचाई वाले क्षेत्र में पशुचारकों के आगमन पर नज़र रखी जाती थी। निसंदेह चरवाहे कभी उपयोगी साबित हो सकते थे। ठीक है, निसंदेह चरवाहे कभी उपयोगी साबित हो सकते थे तो कभी हानिकारक भी, कभी उपयोगी साबित हो सकते थे तो कभी हानिकारक भी। यदि शहरी लोगों के साथ पशुचारकों का संबंध दोस्ताना नहीं होता तो वे आवागमन के प्रमुख रास्तों को भी हानि पहुंचा सकते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कभी कभी खानाबदोश पशुचारक लूटमार की गतिविधियां में भी लिप्त हो जाते थे। ठीक है, यहाँ तक कि वे किसानों के गांवों पर हमला कर देते थे और उनका इकट्ठा किया गया अनाज आदि लूट कर ले जाते थे। ठीक है, उपलब्ध साक्ष्यों से यह भी जाहिर है कि यायावर पशुचारक घास के मैदानों में अथवा सड़क के किनारे तंबुओं में रहा करते थे। वे प्रायः राजधानी के कार्यों में लिप्त रहते थे। मारी राज्य में कृषक और पशुचारक दोनों निवास करते थे। फिर भी मारी नगर के इन पशुचारक समूह की गतिविधियां के प्रति अत्यधिक सावधान थे। पशुचारकों को राज्य में चलने, ठीक है, पशुचारकों को राज्य में चलने फिरने की तो अनुमति थी, किंतु उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। ठीक है, इसी प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी। निसंदेह विभिन्न जातियाँ तथा समुदायों के लोगों के आपसी मेलजोल से वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किन पुरानी कहानियों से हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक मिलती है? इसका आंसर देखते हैं। हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट के कई सदस्यों में देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य सुमेर ईंटों से बने शहर की मूर्ति से है। यूरोपवासी इस भूमि को अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं। ठीक है, यूरोपवासी इस भूमि को अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट की आशस सिद्ध करने का प्रयास किया। ठीक है, सन 1873 में ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ में किए गए खोज अभियान का खर्चा उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लिखित जलप्लावन की कहानी अंकित थी। ठीक है, बाइबल के अनुसार यह जलप्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जलप्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई।
बहुत विशाल नाव बनाए और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया, ठीक है। और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखी सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को ज्यूसुंद्र या उत्नापिष्टम कहा जाता था, ठीक है। 1960 के दशक में ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्षरशः सही नहीं पाई गई, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अस्तित्व को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती थी, ठीक है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकी अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन को भी परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल कहानियों की अक्षरशः, ठीक है, बाइबल कहानियों की अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। ऐसी ही जल प्लावन की घटना का उल्लेख छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने महाकाव्य कामायनी में वर्णित किया है। इस जल प्लावन में से जीवित प्राणियों में मनु श्रद्धा व झंडा को दिखाया गया है। उनके द्वारा सृष्टि की रचना का काम पुनः शुरू हो गया था, ठीक है।